वर्ग 9 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को जो संस्कृत विषय पढ़ते हैं, एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम लोग यहाँ षष्ठ पाठ यानी छठा पाठ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे छठा पाठ में क्या है कि संस्कृत साहित्य पर्यावरणम, संस्कृत साहित्य पर्यावरणम, अर्थात यहाँ आप कई बातों को समझेंगे। सबसे पहले आप यहाँ संस्कृत साहित्य में पर्यावरण के रूप में आप समझेंगे कि संस्कृत साहित्य में पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण किसे कहते हैं, इस बात को जानना भी आपके लिए बेहद ही जरूरी है। क्योंकि पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण जो होता है यह दो शब्दों के मिलने से बना है। एक होता है परिजोड़ आवरण। परिजोड़ आवरण का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे पर्यावरण जो होता है परिजोड़ आवरण, यानी कि परि और आवरण दोनों का आप अर्थ समझेंगे अलग अलग ढंग से। तो परि का मतलब होता है कि चारों तरफ, परि का मतलब होता है कि चारों तरफ, और आवरण मन होता है कि ढका हुआ, आवरण मन होता है घिरा हुआ, आवरण मन होता है वातावरण। तो इस तरह से चारों तरफ से जो वातावरण घिरा हुआ होता है, चारों तरफ से ढका हुआ वातावरण होता है, या चारों तरफ के वातावरण को हम कहते हैं पर्यावरण। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि संस्कृत साहित्य यानी आपके पाठ में सबसे पहले यह वर्णन किया गया है कि संस्कृत साहित्य पर्यावरणम, कि संस्कृत साहित्य में पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के महत्व को हम समझेंगे, पर्यावरण की बातों को समझेंगे। इसमें कई नई नई बातें आपको दी गई है जो आपके जानकारी के लिए बेहद ही अनिवार्य है। तो इस पे हम विचार करेंगे, इस पे समझेंगे। जिसमें सबसे पहले पाठ के जो शुरू में आपके वर्णन किए गए हैं कि आधुनाम वैज्ञानिके युगे यदा प्रकृति असंतुलिता जाता तदा पर्यावरणस्य चर्चा भवति, यानी कि सीधे शब्दों में इसको आप कहेंगे कि आधुना वैज्ञानिके युगे यदा प्रकृति, आधुनिक वैज्ञानिक युग में जब प्रकृति असंतुलित हो जाती है, आधुनिक वैज्ञानिक युग में जब प्रकृति क्या हो जाती है, असंतुलित हो जाती है, यानी असंतुलिता जता तदा पर्यावरण से चर्चा भवती, तब जाकर पर्यावरण का या वातावरण जो होता है इसका चर्चा किया जाता है। आधुनिक युग में आप देखेंगे, जैसे आज के दौर में आप ये भी देख रहे हैं कि आज का दौर जो है कोरोना रूपी दौर है। इसमें आप इसके पहले भी वर्णन कई बार देखे हैं कि जब प्रकृति असंतुलित हो जाती है तो प्रकृति अपना जगह बना लेती है, अपना स्थान बना लेती है, प्रकृति अपने हिसाब से चलना शुरू कर देती है। आप ये देख रहे हैं, आपके सामने ये घटित होने वाली कुछ घटनाएं हैं। तो आधुना वैज्ञानिक युग यदा प्रकृति असंतुलिता, यानी कि आधुनिक जो वैज्ञानिक युग है इसमें प्रकृति जो होती है असंतुलित अवस्था में देखने के लिए आपको मिलेगी। असंतुलिता जता तदा पर्यावरण से चर्चा भवती, तो इस तरह के चर्चा निश्चित रूप से किए जाते हैं। कथम प्रदूषणम दूरीकरणीयम प्रकृति संतुलिता भवेत पशु पक्षिणाम स्वरूपेषु स्थिताम भवन्तु मानवस्य सुधम जलम वायु च लभेत। अर्थात यह कहा जाता है, यह बात कहा जाता है कि प्रदूषण जब आ जाते हैं, प्रदूषण को दूर करने के लिए प्रकृति जो होती है संतुलित हो जाती है। प्रदूषण को दूर करने के लिए प्रकृति संतुलित हो जाती है, प्रकृति अपनी अवस्था में आ जाती है। और पशु पक्षी भी जो होते हैं, यानी कि यहाँ स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि प्रकृति संतुलित भवति, प्रकृति भी संतुलित हो जाती है। पशु पक्षिणाम स्वरूपेषु स्थिता भवन्तु, पशु पक्षी भी जो होते हैं अपने अपने रूप में स्थित रहते हैं। पशु पक्षी जो होंगे अपने अपने रूप में स्थित होते हैं। मानवस्य सुधम जलम वायु च लभेत जीवनम च कल्याणम स्वादेति प्रश्नम भूयो भूय सर्वान आंदोलयति। सीधे शब्दों में इसको समझें तो यानी कहा जा रहा है कि मानवस्य सुधम जलम वायु च लभेत, मानव जो होते हैं मनुष्य को भी शुद्ध जल और वायु चाहिए। मनुष्य को भी शुद्ध जल चाहिए और शुद्ध वायु चाहिए। क्या आपको चाहिए ना? शुद्ध जल आपको भी चाहिए, शुद्ध वायु आपको भी चाहिए। तो हर मनुष्य को, हर मानव को शुद्ध जल की जरूरत है और शुद्ध वायु की जरूरत है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जीवनम च कल्याणम, जीवनम च कल्याणम स्वादेति प्रश्नम भूयो भूयो सर्वाम आंदोलयति, यानी कि सीधे अर्थों में कि जीवन को कल्याणकारी करने के लिए, जीवन को कल्याणकारी बनाने के लिए समय समय पर सभी इसे आंदोलित करते रहने का काम करते हैं। सभी आंदोलित करते हैं, सभी आंदोलन में खड़े होते हैं। आप देखते हैं अक्सर कि जब भी वातावरण में किसी तरह का असंतुलित स्थिति हो जाता है, वातावरण में किसी तरह का अगर परेशानी हो जाता है, तो लोग इस पे आंदोलन रच देते हैं, आंदोलन शुरू कर देते हैं। संस्कृत साहित्य नियमवस्था असिद्धति पाठे अस्मिन् संक्षेपणम आदर्श स्वरूपम पर्यावरणस्य निरूपणम वर्तते,
यानी कि कहा जा रहा है कि संस्कृत साहित्य में आप ये पाएंगे कि संस्कृत साहित्य इस पाठ में जो पर्यावरण के बारे में यह वर्णन किया गया है कि आदर्श रूपम पर्यावरण से निरूपम वर्तते, यानी कि औषधि पाठे अस्मिन, इस पाठ के अंतर्गत जो पर्यावरण से संबंधित संक्षेप में आदर्श रूपी संस्कृति की बात की गई है, संस्कृत की बात की गई है, संस्कृत साहित्य की बात कही गई है, ऐसे नियमों की बात इसमें कही गई है, जो यहाँ अब पाठ के रूप में हम अलग अलग खंडों में अलग अलग रूपों में इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ किस तरह से प्राकृत की बात कही गई है, संस्कृत साहित्य में प्राकृत को किस तरह से जोड़ने का काम किया गया है, आदि ऐसे बातों को यदि हम समझने का प्रयास करते हैं तो इसे देखेंगे कि कैसे कही गई है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि भूमिर जलम नभो वायु अंतरिक्षम पशु स्त्रीणम साम्य स्वत्व मेषाणाम पर्यावरण संगकम, यानी कहा गया है कि भूमि तो समझ रहे हैं, भूमि यानी पृथ्वी, भूमि, धरती, मिट्टी, अर्जलम जल का मतलब समझ रहे हैं, जल, पानी, वाटर यानी जल, नभ यानी आकाश समझ रहे हैं, वायु यानी हवा समझ रहे हैं, समीर समझ रहे हैं, अंतरिक्षम यानी अंतरिक्ष समझ रहे हैं, पशु स्त्रीणम यानी पशु, और स्त्रीणम यानी घास भी समझ रहे हैं। तो इसमें जो कहा गया है कि भूमिर्जल नभोम वायु स्त्रीणम पशु स्त्रीणम साम्य स्थल त्वमेषाम पर्यावरण संककम, यानी कि सीधे शब्दों में जानिए कि संस्कृत साहित्य जो है, संस्कृत साहित्य की महान परंपरा की अगर हम बात करते हैं तो संस्कृत साहित्य की महान परंपरा को सभी स्वीकार किए हुए हैं, चाहे जो भी हो, हर कोई स्वीकार किया हुआ है। प्रकृति की जो रक्षा की बात की जाती है, प्रकृति की रक्षा तथा पर्यावरण संतुलन स्वाभाविक रूप से उपस्थित है यहाँ, क्योंकि वैदिक काल में भी अगर हम समझेंगे इसे तो वैदिक काल में भी देखते हैं तो यहाँ संस्कृत से महती परंपरा संसारम सर्वम विषयानुकृतम प्रचलिता, संस्कृत साहित्य जो है, संस्कृत साहित्य की महान परंपरा की अगर हम बात कहें तो महान परंपरा की बात कहें तो इसके साथ साथ हम इस बात को समझेंगे कि जैसे इसके पहले मैंने जो श्लोक आपको समझाया, इस श्लोक को आप बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे कि भूमि के बारे में, नभ के बारे में, वायु के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, पशु पक्षी के बारे में, और इसके साथ घास, ये सभी के सभी जो है अपने स्थिति को कायम रखने के लिए ये सब के सब प्रकृति पे निर्भर है, और इसी से प्रकृति का संतुलन बना हुआ है, जिसमें आप संस्कृत साहित्य से महतिम परंपरा संसार से सर्वम विषयानुकीर्तम प्रचलिता, यानी संस्कृत साहित्य की जो महान परंपरा है इसको स्वीकार किया हुआ है। और इसमें हम ये समझेंगे कि प्रकृति संरक्षण पर्यावरण से संतुलन वात तत्र स्वभाव तो उपस्थित मस्ती, यानी कि प्रकृति की जो संतुलन अवस्था है इसे स्वाभाविक रूप से या इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर यह संतुलित अवस्था में उपस्थित है, क्योंकि वैदिक काल में अगर हम समझें प्रकृति रूपणाणी देवरूपणाणी प्रकल्प अभवन, यानी वैदिक काल में भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा, वेदों के काल में भी देखिएगा कि इसके इस प्रकार से यह स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि वैदिक काल प्राकृतिक उपकरण के रूप में यह माना जाता है कि यह देवतुल्य के रूप में हम समझ सकते हैं, देवताओं के तुल्य इसे माना जाता है, देवतुल्य ही से कहा जाता है, यानी देवता से इसकी तुलना की जाती है। तो इस तरह आगे इसमें कहा जाता है पूर्व जन्म वेदम इत्यम अश्वेत, और इस तरह से वेदों के बारे में इस प्रकार से कहा गया है, ईराम विश्वस्म भो न जायते यतर्जनम पृथ्वी रेत सावती, यानी कि मेघ और पृथ्वी जो है, मेघ समझते हैं, मेघ और पृथ्वी जो पृथ्वी के जन कल्याण के लिए ही आवश्यक है, और इसी के लिए यह कहा जाता है कि हम लोग का जीवन भी चलते रहता है। तो मेघ और पृथ्वी जो पृथ्वी के जन कल्याण के लिए ही आवश्यक होता है, और इसी के रूप में हम लोग का जीवन स्वाभाविक रूप से चलता है। फिर यहाँ और भी कहा गया है कि मेघम पृथ्वी जलेन रक्षति तदा सर्वेभ्यम अनम भवति, मेघ और पृथ्वी जो है, मेघ पृथ्वी को जल से रक्षित करती है, जल से सुरक्षित रखती है। मेघ का काम है कि पृथ्वी को जल से सुरक्षित रखने का काम करती है, और इस तरह से सर्वेभ्यम अनम भवति, हम सभी लोगों को, यानी हम जितने लोग हैं सभी जनों को, सभी जनता को, सभी लोगों को अन्न भी होता है, अन्न भी देने का ये धरती काम करती है। अगर मेघ पृथ्वी को सुरक्षित नहीं रखेगी, मेघ ऐसे सुरक्षित नहीं रखेगा तो ये पृथ्वी भी जो है हम लोग को अन्न देने का काम नहीं करेगी।
मेघ का काम है सुरक्षित रखना और पृथ्वी का काम है हम लोग को अन्न देना। तो इस तरह से मेघ का काम है। मेघ से ही अर्थात यहां हम सीधे शब्दों में ये कहेंगे कि एवमेव ये वनस्पत्या फल युक्तम आसनाम व पुष्पंतो आश्रिपया सर्वेपि ते मानवान रक्षन्तु। अर्थात यहाँ इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसी तरह से मेघ वनस्पति यानी वनस्पति जैसे फल से युक्त जिसमें फल नहीं लगता है, उसमें अगर कहा जाए कि जिसमें फल नहीं लगता है उसमें पुष्प भी आ जाते हैं, या मेघ रूपी कारण के चलते ही जिसमें फल भी नहीं लगता है उसमें पुष्प आ जाते हैं। और जो यहाँ यह भी स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं कि पापानी अर्थात मूलानी कुर्वन्ति, यानी कि और जो अपुष्प भी होते हैं उस पर भी फूल लग जाते हैं। और पापानी यानी कि जो पाप करने वाले होते हैं अर्थात मलिनी दूरी कुर्वन्ति, यानी कि जो मानव की रक्षा करते हैं, पापों को यहाँ मलिनता से यह दूर करने का भी काम करता है। पापों की जो मलिनता होता है इसे दूर करने का भी काम करता है। तो इसके बाद हम इससे समझेंगे, स्पष्ट रूप से आपको फिर कहा गया है या फलनी या अफला अपुष्पा यास्य पुष्पणी बृहस्पति प्रस्तुतास्तात नो मुच हंस। अर्थात कहा जाता है कि या जो बहुत सारे फल से लगा हुआ है या जिसमें फल ही नहीं है, जो बहुत सारे फल से लगा है, फल ही नहीं, फल से लगा हुआ, फलों से युक्त, या अफला या जिसमें अफल है, जिसमें फल ही नहीं होता है, अपुष्पा जिसमें पुष्प नहीं होते हैं, या से पुष्पणी और जो फूलों से भी एकदम लदा हुआ है अर्थात फूलों से भरा हुआ है, और जो फूलों से परिपूर्ण है या फलों से के बिना है, जो फूलों से परिपूर्ण है, उन सभी पापों से हमारी रक्षा करने का भी काम करता है। अत्र अशुद्धम देव सुयन्ते, अत्र यहाँ देवता भी जो है औषधियों के बारे में देवताओं के माध्यम से, यानी अत्र यानी यहाँ औषधयम देव्यम स्तूयन्ते, देवता के माध्यम से हम औषधियों के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। देवता भी औषधियों के बारे में कुछ बताते हैं। और क्या औषधि के बारे में बताते हैं? जैसे आप जानते हैं कि आपके भारतवर्ष में आयुर्वेद सबसे महान रहा है और आज भी वह महानता अपनी हासिल किया हुआ है। यह आयुर्वेद न कभी समाप्त, यानी शुरू में अगर देखेंगे तो शुरू से लेकर अभी तक के इतिहास में आयुर्वेद मानव के जीवन में बहुत ही सुरक्षा करने का काम करता है। तो ये देवताओं के माध्यम से भी सुनने के लिए मिलता है, यह वेदों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से हमें सुनने के लिए हासिल होता है। तो यहाँ देखेंगे कि संस्कृत काव्येषु प्रकृति वर्णम आवश्यक विधते, संस्कृत काव्येषु यानी संस्कृत काव्यों में प्रकृति का वर्णन आवश्यक रूप से मिलता है, निश्चित रूप से मिलता है। कथ्यते यत ऋतु सागरम नदी सूर्योदय संध्या चंद्रोदय सरोवर उधानम वनम इत्यादि उपादानी अवश्य वर्णनी भवंती महाकाव्ये। अर्थात इसमें कहा गया है कि यह स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि यहाँ ऋतु के बारे में समझते ही हैं, सागर के बारे में समझते ही हैं, नदी के बारे में समझते ही हैं, सूर्योदय समझते ही हैं, सूर्य का उदय होना, संध्या समझते हैं, सूर्य का अस्त होना, चंद्रोदय समझते हैं, चंद्र का उदय होना। फिर आप यहाँ सरोवर यानी तालाब के बारे में समझते ही हैं, उदानम बगीचा के बारे में समझते हैं, वनम यानी वन के बारे में समझते हैं आप। तो ये सभी चीजों के बारे में कहा जाता है। इत्यादि उपादानानि आवश्यक वर्णति भवंती महाकाव्य, जो महाकाव्यों में भी इसका वर्णन किया गया है, अर्थात महाकाव्यों में भी इसका उल्लेख आपको देखने के लिए मिलता है। वाल्मीकि सरोवर श्रेष्ठम परम पंपा बणयति, यानी वाल्मीकि के द्वारा रचित जो है सरोवर श्रेष्ठ के रूप में आप देखेंगे कि पंपा का वर्णन जो उन्होंने वाल्मीकि महोदय ने किया है, वाल्मीकि जी ने किया है। तो ये क्या वर्णन किए हैं, इस वाल्मीकि के माध्यम से वर्णित बातों को हम समझेंगे। अर्थात उन्होंने कहा है कि नाना द्रुमलता किरणम सिद्धवारी निषदि शुभाम पदम सौगंधे कैस्ताना ब्राम शुक्लाम कुदुम मंडल कुसुद मंडल। अर्थात यहाँ कहा जाता है कि भिन्न भिन्न प्रकारों से या भिन्न भिन्न तरह के जो पौधे, नाना यानी कि अनेक प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के, द्रुमलता समझते हैं, लता पौधे समझते हैं, पौधे द्रुम यानी पौधे, लता यानी लता, जो आप इंग्लिश में क्रीपर कहते हैं, लता यानी कि जो लता देकर पौधे आगे बढ़ते हैं यानी क्रीपर। तो इस तरह से द्रुमलता क्रीड़ा, तो द्रुमलता है, या आप समझ सकते हैं कि लता से भरा हुआ। यहाँ शीतल वारिणी निधि यानी शीतल यानी कि शीतल ठंडा, जल अधिक मात्रा में, अति सुंदर और अति शोभनीय रूप से कमल का आसन, सुगंधित श्वेत अगर फूल के रूप में कहा जाए तो जैसे हम इसको हम कह सकते हैं
कि जैसे पंपा सरोवर में पौधों तथा लताओं के बीच में यानी नाना नाना द्रुम लता क्रीड़ा यानी कई प्रकार के पंपा जो यहाँ सरोवर है उसमें पौधे तथा लता जो है या पौधे और लता से युक्त शीतल जल है जिसमें अति शोभनीय कमल का फूल, वहां अधिक मात्रा में सुगंधित श्वेत कुसुम फूल भी है। ये सब के सब उस पंपा सरोवर में विद्यमान है, सभी के सभी आसित है, वहां आसन लगाए हुए हैं और यही इसकी सुंदरता को बढ़ाने का काम भी करता है। संस्कृत काव्यों में भी आप देखेंगे, संस्कृत काव्येषु स्वस्थ पर्यावरण से कल्पना स्वाभाविक रूपेण प्रभंति नदीनाम वर्णम बाहुल्य लभ्यते। अर्थात यह कहा गया है कि संस्कृत काव्यों में भी स्वस्थ पर्यावरण के बारे में, यानी स्वस्थ पर्यावरण का मतलब कि सही पर्यावरण, स्वस्थ यानी कि निरोग पर्यावरण के बारे में आप देखेंगे कल्पना किया गया स्वाभाविक रूप से, यह कल्पना करते हुए स्वाभाविक रूप से यह बहुत, जैसे यहाँ कहा गया है प्रवहिंता नदीनाम वर्णम बाहुल्य लभ्यते, ये नदियों को बहते हुए माना गया है कि स्वस्थ पर्यावरण में ये नदियां बहती है और यह स्वस्थ नदियां ही होती है। फिर यहाँ देखेंगे कि जल प्लानस्य वर्णम तुम विरलमेव, जल प्लानस्य यानी कि जल प्लानस्य यानी कि यहाँ सीधे शब्दों में आप देखेंगे कि बाढ़ की जल प्लानस्य का मतलब होता है कि जल प्लानस्य का मतलब हुआ कि बाढ़, यानी कि जल का विकराल रूप होना, यानी बाढ़। जैसे आज देख रहे हैं कि बिहार बाढ़ों से घिरा हुआ है, तो इसी तरह से बाढ़ों से घिरा हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं कि जल प्लानस्य वर्णम तु विरलमेव, यानी इसका वर्णन जो है विरल ही रूप में, विरलमेव यानी विरल रूप में है। अर्थात हम बाढ़ का वर्णन कभी कभार यहाँ देखने के लिए अक्सर मिलता है। सूर्य तापितम ज्येष्ठ मासस्य मध्यम बाण भटन भणित, यानी सूर्य ताप, यानी सूर्य का ताप समझते हैं, सूर्य का जो ताप है, तापमान है, तो सूर्य ताप ज्येष्ठ मासस्य, ज्येष्ठ के महीना में, जो आप हिंदी के कैलेंडर के हिसाब से ज्येष्ठ का महीना समझते हैं, तो ज्येष्ठ के महीना में, महीना आप समझते हैं ना ऐसे ज्येष्ठ के महीना, तो यही ज्येष्ठ के महीना जो होता है, ये सूर्य का ताप यहाँ पे मध्याह्न के समय में, दोपहर के समय में क्या होता है कि काफी गर्मी बढ़ जाता है, काफी यहाँ सूर्य का ताप बढ़ जाता है, और सूर्य का ताप जब बढ़ जाता है तो बाण भटन बढ़िता, यहाँ बाण भट्ट ने भी अपने वर्णन में यह बताए हुए हैं, स्वाभाविक रूप से वर्णन करते हैं, बाण भट्ट भी यहाँ वर्णन स्वाभाविक, और यह स्वाभाविक रूप से कहा जा सकता है कि वसुतम स्वाभाविक रूपेण प्रवर्तमानानाम ऋतूणाम वर्णम पर्यावरणम प्रति कविना वास्ता दृश्यते, यानी कि वास्तव में अगर कहा जाए कि ऋतुओं के बारे में, ऋतुनाम वर्णन यानी ऋतुओं का जो वर्णन किया गया है, इस वर्णन में अगर पर्यावरण यानी पर्यावरणम प्रतिम कविना वास्ता यानी पर्यावरण के प्रति कवियों के माध्यम से यह पता चलता है कि प्रवर्तन नामम स्वाभाविक रूप से पता चलता है कि ग्रीष्माताप संतपस्य रक्षाम वृक्षाम कुर्वन्ति इति प्रकृति वरदानम, यानी कि यह पता चलता है कि यह जो है प्रकृति के लिए एक तरह का वरदान है, ग्रीष्म का ताप बढ़ना, संतपस्यम रक्षा वृक्ष यानी वृक्ष जो होती है उसी समय में हमारी रक्षा करती है, वृक्षों यानी गर्मियों में वृक्ष हमारी रक्षा करती है, यह सब का सब कुर्वन्ति इति प्रकृति वरदानम, ये सारे के सारे जो कार्य हैं यह प्रकृति पर निर्भर करते हैं, यह प्रकृति का ही रूप होता है और यही प्रकृति हमारे लिए एक वरदान का कार्य करती है। और अतएव मार्गेषु वृक्षणाम पुण्यमिति प्रतिपादितम, अर्थात कहा जाता है इसलिए मार्गेषु वृक्षारोपणम, रास्तों में, मार्गों में, सड़कों पर वृक्षों का रोपण करना, वृक्षों को बोना, वृक्षों का वहां पे पौधारोपण करना, पुण्यमिति प्रतिपादितम, पुण्य का काम बताया गया है कि सड़कों पे पेड़ का बोना, पेड़ का यहाँ वृक्षारोपण करना एक तरह का आपके लिए पुण्य का काम होगा। फलवंतो वृक्षास्तु परोपकारणिम इति कथयति नीतिकारा, और इसमें और भी कहा गया है कि फलवंतो वृक्षास्तु, फल वाला जो वृक्ष होता है अगर उसको हम लगाने का काम करते हैं, फल वाले वृक्ष को बोने का काम करते हैं, इति कथयति नीतिकारा, तो हमारे लिए परोपकारिणी सबसे बड़ा परोपकार के रूप में माना गया है कि जहां सड़कों पे अगर हम पेड़ लगाएं, वह भी फल से युक्त पेड़ लगाएं, फल वाले पेड़ लगाएं, तो हमारे लिए परोपकार का काम है। कथयति नीतिकारा, यह नीतिकार में भी कहा गया है, नीतिकारों के माध्यम से भी यह बात कहा गया है।
इसमें नीतिकारों के माध्यम से क्या कहा गया है? स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा स्वयं न वरणी पिबंती न ध। स्वयं जो होता है, पौधे जो होते हैं, पेड़ होते हैं, पेड़ जो फल देते हैं वे स्वयं खाते नहीं है, और स्वयं न वाणिनी पिबती न ध। और नदियां जो होती है वे हमें पानी देने का काम करती है, स्वयं पीने का काम नहीं करती है, अर्थात हम लोग के लिए परोपकार का काम करती है। यही तो प्रकृति की लीला है, प्रकृति की यही एक रूपरेखा है, प्रकृति की यही रचना है कि जो पेड़ हमें फल देने का काम करता है वह कभी उस फल को खाता नहीं है, और जो नदियां हमें पानी देने का काम करती है वह कभी उस पानी का उपयोग नहीं करती है। यही प्रकृति की एक रूप है, प्रकृति का यही एक लीला है। तो आगे इसमें और भी वर्णन है कि जैसे हम देखेंगे इसमें कि नराकनास्य वृक्षान प्रति ममताशीला इति शकुंतले नाटके वर्णते। शकुंतला वृक्षान जलेन तैरे इतेन जलम स्वयं जलम पीबती, यानी कि नारा कनास्य, नारा का मतलब समझते हैं कि नारा माने होता है लोग, जनता, लोग। तो नारा कनास्य कन्या, कन्यास्य यानी कन्या, कन्या यानी लड़की समझते हैं। तो नारी लोग, और यहाँ लड़की के बारे में कहा जाए वृक्षान प्रति ममताशीला, यानी कि यहाँ लड़कियां और वृक्षों के बारे में जो लोग वृक्षान प्रति लोग ऐसे सोचते हैं, लोग नारा कन्या से, नारे यानी लोग ऐसे सोचते हैं कि वर्णन करते हैं कि कन्यास्य यानी कन्या, वृक्षान यानी वृक्ष के प्रति बिल्कुल ममतामयी होते हैं। लोग कन्या के प्रति और वृक्षों के प्रति बिल्कुल ममतामयी होते हैं। और यही बात शकुंतला वृक्षान जलेन तर्य पियंतेन स्वयं जलम पीबती, यहाँ शकुंतला जो है नाटक में इसका वर्णन आपको देखने के लिए मिलेगा। आप शकुंतला नाटक को जब देखेंगे तो इसका वर्णन आपको निश्चित रूप से मिलेगा कि शकुंतला स्वयं क्या करती है, कि वह स्वयं क्या करती है कि वृक्षान जलन तर्य पियंतेन स्वयं जलम पीबती, वह सबसे पहले वृक्षों को जल से सिंचती है, यानी उसका सुबह का काम यही होता है, या पहले सबसे पहला काम यही होता है कि वो पेड़ों को सिंचने का काम करती है, और पेड़ों को सिंचने के बाद तब वह जल पीने का काम करती है। यानी तब तक वो जल नहीं पी सकती है जब तक वो पेड़ों को जल नहीं पिला सकती है, पेड़ों को जल के माध्यम से सिंच नहीं सकती है, तब तक इस नाटक में दिखाया गया शकुंतला स्वयं जल का उपयोग नहीं कर सकती है। तो आगे इसमें है पातुम न प्रथम व्यवस्यति जलम युष्पा स्व पितेषु वा, यानी कि पीने के लिए सबसे पहले वह कोशिश करता है। जैसे हम देखेंगे कि जो जरूरतमंद होते हैं, अर्थात जो प्यासे लोग होते हैं, प्यासे को हम समझ सकते हैं, उनको पानी पिलाने के बाद खुद पानी पीना अगर कहा जाए तो इससे बड़ा महान दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता है। जो पितेषुआ प्रथम व्यवस्थित, यानी इस तरह के महान कार्य दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता है कि जो दूसरों को पहले प्यासे को पानी पिलाए, उसके बाद स्वयं पानी पिए, दूसरे भूखे को पहले खाना खिलाए, उसके बाद स्वयं खाना खाए। तो इससे बड़े महान कोई व्यक्ति नहीं कहे जा सकते हैं। फिर यहाँ किम च भट्टी शरत काले जलायसु कमलानाम तद वर्णनाम भ्रमणाम च वर्णम करोति, अर्थात यहाँ कहा जाता है कि शरद काल में जो जलाशय की बात किया जाता है कि शटी शरद काले जलाशयसु कमलनाम, यानी शरद काल में जो जलाशय की बात कही गई है, खिली कमलों से जो मडराते हुए भंवरों की बात कही है। तो इसका यानी अब देखेंगे यहाँ कि जैसे ऐसे वर्णन करते हैं, और वर्णन क्या किया जाता है कि न तज जलम यन सुचारु पंकजा न पंकजा यद 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 लिन सटक पदम, अर्थात यहाँ कहा जाता है कि जिस सरोवर में, जिस जल में, जिस पानी में फूल नहीं होते हैं, न जलम यन सुचारु पंकजा, यानी जिसमें फूल, कमल के फूल नहीं होते हैं। पंकज, पंकज का मतलब होता है कमल। तो जिस जलज में, जिस जल में, जलज माने भी होता है पंकज, तो जिस जल में कमल का फूल नहीं होता है उस जल की शोभा नहीं बढ़ती है। जिस सरोवर में यानी जिस तालाब में कमल का फूल नहीं होता है उसकी सुंदरता उस तरह की नहीं होती है। और न पंकज यद यद नीलस्ट पदम, और इस तरह से जिस फूल पर भंवरे नहीं मंडराते हैं वह फूल भी की सुंदरता नहीं होती है। अर्थात जिस जल में हम समझ सकते हैं कि जिस जल में कमल नहीं, उस जल की सुंदरता नहीं, जिस फूल पे भंवरे नहीं, उस फूल की भी सुंदरता नहीं, उस फूल की भी कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह से
बसंते तु सर्वा प्रकृति शोभांतरा भवती इति कालिदास कथयति। यानी बसंत में जो कहा जाता है, बसंत ऋतु में सारी प्रकृति जो है, सर्वा प्रकृति, बसंते तु सर्वा प्रकृति, यानी बसंतों में जो सभी प्रकृति के बारे में शुभंतरा भवती इति, यानी इसकी सुंदरता की बात यहाँ दिखती है। भवती इति कालिदास कथयति, यानी कालिदास भी कहते हैं। क्या कहते हैं कालिदास? तो द्रुमा सुपुष्पा सलिलम सपदम सर्वप्रिय चारुतरम बसंते, अर्थात बसंत ऋतु में सारी जो प्रकृति होती है या पूरी प्रकृति सुंदर हो जाती है, और इतनी सुंदर हो जाती है कि हम कह सकते हैं कि सभी जगह पे हरी भरी हरियाली छा जाती है। यह पूरा जमीन जो होता है, पूरा भूमि जो होता है, हर जगह पे प्राकृतिक सुंदरता से ढक जाता है और प्रकृति जो होती है इतनी सुंदर दिखने लगती है। इसीलिए ऋतुओं का राजा अगर बसंत कहा जाता है तो इसमें कहीं भी शक नहीं होता है। यह कालिदास का भी वर्णन है कि ऋतुओं का राजा अगर माना जाए तो ऋतुओं का राजा बसंत इसलिए ही होता है क्योंकि कालिदास के शब्दों के अनुसार यह पूरी धरती जो होती है हरियाली ही हरियाली छा जाती है। इस धरती की सुंदरता इसी से बढ़ती। कालिदास पशुनाम स्वाभाविक स्थिति निरूपण में करोति। कालिदास जो है पशुओं के स्वाभाविक स्थिति का निरूपण करते हुए यहाँ कहते हैं, निरूपण करते हैं और इस बात को कहते हैं जैसे दिया गया है कि कालिदास पशुनाम स्वाभाविक स्थिति निरूपण में करोति। कालिदास पशुओं के स्वाभाविक स्थिति का जो स्वाभाविक स्थिति है, उसका वर्तमान स्थिति है, उसका निरूपण करते हुए कहते हैं कि गहनता महिषा निपान सलिलम श्रृंग गौरहर्त हास्यम छाया बध अंधकम मृगकुलम रोगंथ भयस्तु। अर्थात कहा गया है पशु पक्षी के बारे में वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भैंस जब तालाब में डुबकी लगा देती है, यानी कि गहनता महिषा, महिषा मन भैंस समझते हैं कि गहनता गहराइयों में जब डुबकी लगा देती है। निपान सलिलम श्रृंग गर्मू, श्रृंग यानी कि सिंह, सिंह समझते हैं कि भैंस के ऊपर जो माथे पे सिंह होता है, तो जब भैंस तालाब में डुबकी लगा देती है, पानी के अंदर गहराई में डुबकी लगा देती है, तो सिंगों से बार बार वह क्या करती है कि प्रहार करती है। और प्रहार करते हुए यानी कि घनी छाया में बैठे हुए वह कभी कभी जब वहां से निकलती है तो छाया बदक अंधकम मृग रोम अंत अभ्यस्तु, और वह अक्सर अभ्यास करती है कि वह घनी छाया में जब बैठ जाती है तो बैठे हुए वह बैठने का पसंद करती है और पागुर करते रहती है। पागुर करना समझते हैं? जो आपके देहातों में आप देखे होंगे, आप अपने घरों पे देखे होंगे कि गाय और भैंस जो होती है पागुर करती है, खाने के बाद मुंह चलाने की क्रिया जो करती है उसको पागुर कहा जाता है। तो ये पागुर करती है। तो इस तरह से ये भैंस जो होती है ठंडे में बैठकर, छाया में बैठकर वो पागुर भी करती है। एवं प्राचीन भारतीय साहित्यकार सर्वयास पर्यावरण से स्वअस्तम प्रति जागरूकता अभवन। और इस तरह से कहा जाता है कि भारतीय जो साहित्यकार हैं, तो भारतीय साहित्यकार सर्वव्यापी पर्यावरण से यानी पर्यावरण के बारे में या पर्यावरण के प्रति वो जागरूक थे। प्राचीन काल में भी पर्यावरण के प्रति जो भारतीय यानी भारत के साहित्यकार थे वो बिल्कुल जागरूक थे। आज जितने जागरूक नहीं है, इससे ज्यादा जागरूक अगर कहे जाए तो पुराने समय में भी जागरूक थे। तभी तो इतने नियम और कानून बने हुए हैं जिसका आज भी अगर हम देखते हैं और विज्ञान से जोड़ते हैं तो विज्ञान से जोड़कर हम समझते हैं तो लगता है कि तो उस जमाने में भी हमसे आगे लोग थे, ये बात को समझ रहे थे। तो यहाँ सर्वयास की पर्यावरण से स्वायत्तता प्रति जागरूकता अभियान, यानी वो उस जमाने में भी वो काफी जागरूक थे। कुत्रामी प्रकृति असंतुलित न भवति इति प्रयासशीला आसन, और इस तरह से प्रकृति जो है असंतुलित नहीं हो ऐसा प्रयास वे अक्सर किया करते थे। और जो उनका प्रयास था, आज हम सबको यह प्रयास करते रहना है कि प्रकृति जो है कभी असंतुलित नहीं हो। इसके प्रति हमें इस प्रकृति की सुंदरता को, प्रकृति के रूप को, प्रकृति के वैभव को हमें सुसज्जित रखने की जरूरत है और हमें वह परोपकार के हर एक कार्यों को करते रहने की जरूरत है, जिससे हमारी प्रकृति जो है वह सुरक्षित और सुंदर अवस्था में हमेशा बनी रहे। तब जाके हम भी सुरक्षित और सुंदर अवस्था में रह सकते हैं। तो आज यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया आपके वर्ग का, तो क्योंकि आपका पाठ ही थोड़ा सा लॉन्ग स्टेज में है। फिर हम आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आप मेरे YouTube चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर तरह की वीडियो का अपलोड आपको मिलते रहेगा। इसका नोटिफिकेशन आपके सब्सक्राइब करने के बाद ही मिल पाएगा, तो आप सब्सक्राइब निश्चित कर लें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।